को इसके लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने बलिदान दिवस को इस वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से मनाने का तय किया है। संक्रमण कितना भी हो, हम नहीं रुकेंगे, हम नहीं डिगेंगे, हम रहेंगे अपने बात पर और चलते रहेंगे। मित्रों, जब हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी की चर्चा करते हैं तो जैसा कि आदेश जी ने बताया कि वो एक संभ्रांत परिवार से कलकत्ता में शिक्षाविद परिवार में उनका जन्म 1901 में हुआ। बहुत होनहार विद्यार्थी, 16 साल की उम्र में मैट्रिकुलेशन कर ली, 20 साल में ग्रेजुएशन कर ली, 22 साल की उम्र में पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, बांग्ला में भी की पोस्ट ग्रेजुएशन, बाद में इंग्लैंड चले गए। संभ्रांत परिवार था, शिक्षाविद परिवार था, पिताजी माताजी का आशीर्वाद था, लेकिन वो बहुआयामी प्रतिभा के मालिक थे। 3 साल में वहां से बैरिस्टर बनकर के पढ़े और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि 33 वर्ष की उम्र में वो कलकत्ता विश्वविद्यालय, प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी की सबसे कम उम्र के वाइस चांसलर ने। इसलिए वो किसी के आधार पर, किसी के सपोर्ट पर, किसी के सहयोग से ऐसा नहीं, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी विद्वता, अपना कर्म, अपनी ताकत, इसके आधार पर और वाइस चांसलर। यही नहीं, इसके बाद वो लगभग 4 साल तक वाइस चांसलर रहे। मैं जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जीवन को देखता हूं तो मैं महसूस करता हूं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी व्यक्ति नहीं थे, वो एक विचार थे और विचार भी बहता प्रवाह था। अगर अपने ही विचार को काटने कारण बन जाए तो उसको काटने करते हुए वो सच्चाई को ढूंढने निकल पड़ते थे। इसलिए वो एक बहता प्रवाह थे। अब जब वाइस चांसलर बने, उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर को कलकत्ता विश्वविद्यालय में, उस समय गुलामी का समय था, दीक्षांत समारोह में बुलाया और दीक्षांत समारोह में उनको बंगला में दीक्षांत का भाषण देने के लिए प्रेरित किया। ये पहली बार अंग्रेजों के समय में कोई कलकत्ता यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह में भारतीय भाषा में दीक्षांत की भाषण हुआ हो तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की ये पहला अवसर। उनका राजनीतिक जीवन, ये ठीक है, वो वाइस चांसलर बने 1933 में, लेकिन वो राजनीतिक जीवन उनका 1929 में ही शुरू हो गया। वो पहली बार कांग्रेस के टिकट पर विधान परिषद के सदस्य बने। अब यहां से उनके जीवन को देखिए आप। विधान परिषद का बहिष्कार करने का कांग्रेस पार्टी ने तय किया। वो बहता प्रवाह थे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया और वैचारिक पृष्ठभूमि पर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़कर के फिर जीत करके आए। ये बात और फिर उन्होंने बंगाल में नेतृत्व भी किया। बंगाल में आगे चल करके उन्होंने संयुक्त सरकार में वो मंत्री भी रहे। मंत्री रह करके मंत्री पद से इस्तीफा भी दिया। यानी आप देखिएगा उनके जीवन में कोई पद उनका लक्ष्य नहीं था। जब जब कोई पद लक्ष्य के प्रति रोड़ा बना तो उन्होंने उस पद को धिक्कार कर दिया, उसको छोड़ दिया, लेकिन वो उसके साथ आगे चले था। अब उस समय का कारण क्या था? आपको मालूम होगा कि मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के बीच उस समय के अंग्रेज बो रहे थे, उनको प्रोत्साहित कर रहे थे और बंगाल को आगे पाकिस्तान में ले जाने की तैयारी हो। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आंदोलन चला करके बंगाल के विभाजन के लिए योजन किया ताकि ये जो आज वेस्ट पाकिस्तान, वेस्ट बंगाल जिसको बोलते हैं, ये भारत का अंग रह जाए। इस बात को उन्होंने कहा, इस बात का उनको ध्यान रखना चाहिए। ईस्ट पाकिस्तान तो बन गया, वो जो ईस्ट बंगाल था। इसीलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी बहुत बार भी इस बात को कहते थे कि अगर
जिन्ना ने भारत को तोड़ने की कोशिश की तो हमने पाकिस्तान को तोड़ा है, इस बात को। और उस समय अर्थ था सारा आसाम जा रहा। जवाहरलाल नेहरू ने कह दिया था, आवर हार्ट गोज विद द पीपल ऑफ असम। ये सारे का सारा जाने की तैयारी थी। पंजाब का बहुत बड़ा हिस्सा जा रहा, लेकिन उन्होंने एक आंदोलन करके बंगाल को बचाया, पंजाब को बचाया, असम को बचाया, और भारत की धरती पर भारत के उसमें रहा। इस बात को उसमें चाहिए। वो 1941-42 में जहां मंत्री बने राष्ट्रवाद से, उसके बाद वो आकर्षित हुए, मंत्रिपरिषद उन्होंने छोड़ा, वो राष्ट्रवाद से आकर्षित हुए, हिंदू महासभा में गए। हिंदू महासभा की दृष्टि से उन्होंने काम को शुरू किया और काम को अंजाम देने का प्रयास किया और कोशिश ये की कि समाज की सेवा की जा सके। इसी समय में बहुत बड़ा आकार बंगाल में आया, एक संक्रमण आया। उस अकाल के दौरान 1943 में 1943 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल की लीडरशिप अपने हाथों में संभाली और सबसे बड़ा सेवा कार्य उनके नेतृत्व में बंगाल में हुआ। और लोग याद रखते हैं कि उनके दिल में जो मलहम लगाने की ताकत थी, लोगों को आत्मसात करने की ताकत थी, लोगों का सहयोग करने की ताकत थी। बंगाल के लिए जब उन्होंने अपील की तो लोगों ने बड़ी मात्रा में उनका सहयोग किया और 2 समितियों का गठन करके उन्होंने धन भी अर्जित किया समाज के लिए और अनाज भी इकट्ठा किया और बड़ी मात्रा में बंगाल के लोगों की सेवा की और उससे वह बंगाल में उन्होंने एक अपनी छवि बनाई। लोगों में रिस्पेक्ट के साथ साथ एक प्यार, ममता बिखेरने वाला, ममता देने वाला, ऐसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का हम सबको जीवन देखने को मिलता है और ये सब उनके साथ ही देखा है। बाद में वो सांसद बने। जब सांसद बने तो उस समय भी वो संयुक्त विपक्ष के नेता और प्रवक्ता बनाए। उस समय अकाली दल भी जुड़ा विपक्ष की दृष्टि से, बाकी छोटे दल जुड़े, इंडिपेंडेंस जुड़े, सबका नेतृत्व श्यामा प्रसाद मुखर्जी को किया गया। ये हमको ध्यान रखना चाहिए। उसी समय हालांकि वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ चुके थे, लेकिन वो सांसद थे। उस समय महात्मा गांधी ने एक विचार किया था कि हमको पार्टी से बाहर के लोगों को भी मंत्री बनाना चाहिए और 2 लोग उस समय मंत्री बनाए गए। एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कानून मंत्री बने थे और एक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो उपभोक्ता मंत्री और उद्योग मंत्री बने। उद्योग मंत्री की दृष्टि से उन्होंने जहां चितरंजन लोकोमोटिव फैक्ट्री खड़ी की, रिफाइनरीज खड़ी की, बड़े बड़े काम किए, लोकोमोटिव इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, एयर इंफ्रास्ट्रक्चर बैंगलोर में खड़ा किया, एयरक्राफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बैंगलोर में उन्होंने, बेंगलुरु में काम किया, एक अपनी छवि बनाई। लेकिन जैसा मैंने कहा कि वो बहता प्रवाह थे और विचार के व्यक्ति नहीं, विचार थे। नेहरू लियाकत पैक्ट और नेहरू लियाकत पैक्ट के तहत ये तय हुआ कि जो विभाजन हुआ है उस विभाजन में जो माइनॉरिटी सेक्शन के लोग हैं उनकी चिंता हर एक देश, लियाकत अली इसकी चिंता पाकिस्तान में करेंगे और भारत में जवाहरलाल नेहरू इसकी चिंता करेंगे कि माइनॉरिटीज के बारे में देख लेंगे। उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने बहुत सीरियस प्रश्न उठाए और सीरियस प्रश्न ये था कि हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज का रिलीजियस परसिक्यूशन कहां हो रहा है। हिंदुस्तान में मुस्लिम पाकिस्तान ईस्ट और वेस्ट से ज्यादा संख्या में मुसलमान भारत में हैं और पूरी इज्जत के साथ रह रहे हैं। दिक्कत तो पाकिस्तान ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में आई है। 23% से जनसंख्या घट करके नीचे आ गई, 22% से 24% से जनसंख्या घट करके नीचे आ गई। आज तो ये जनसंख्या 3 और 7 रह रही है। बांग्लादेश में 7% रह गई, पाकिस्तान में 3% रह गई, लेकिन उस समय बहुत तीव्र गति से घट रहा। और लियाकत अली उस समय जो फैक्ट हुआ था तो उन्होंने कहा था कि इट इज ए लिप सर्विस, ये सिर्फ कहने के लिए है, ये हो नहीं रहा। और नेहरू जी आप गलत
तरीके से इसमें एंटर कर रहे हैं, इससे देश का हित नहीं होगा। उसी समय महात्मा गांधी ने कहा था कि जो लोग धार्मिक कारणों से वहां प्रताड़ित हो रहे हैं उनको यहां बसाया जाए। सभी नेताओं ने इस बात को कहा, लेकिन वहां पर यह कहा गया मत आओ, तुम्हारी सुरक्षा होगी और सुरक्षा नहीं होगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ये कह दिया कि हम इस मंत्रिमंडल में नहीं रहेंगे। बाद में हमारे यहां भी महात्मा गांधी के शहादत के बाद उस समय के कारणों से आरएसएस पर बैन हुआ। बाद में आरएसएस पर बैन उठा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि राष्ट्रभक्त संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश की सेवा कर रहा था। उस समय गुरु गोलवलकर जी ने तय किया कि हमारा भी राजनीतिक दृष्टि से विचार के प्रदान होना चाहिए, और धीरे धीरे हम सबको मालूम है कि उस विचार को बढ़ाते हुए हमारे सभी लोगों ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। और जब भारतीय जनसंघ की स्थापना की गई तो उस समय शुरुआती दौर में संस्थापक अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अध्यक्ष बनाया गया। इस समय तक जम्मू कश्मीर में एक खिचड़ी पक रही थी। जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में हम सब जानते हैं कि कई ऐसे निर्णय लिए गए जिसमें लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई थी, और वही खता वो जम्मू कश्मीर में कर रहे थे। महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर का कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिया। उस जम्मू कश्मीर के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्रेशन में कहा गया था कि जहां जहां तक की जमीन महाराजा हरि सिंह के आधिपत्य में है वो भारत के गणराज्य में शामिल होता है, और भारत के संविधान के प्रथम शेड्यूल में, फर्स्ट शेड्यूल में 15वीं स्टेट के रूप में स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर विराजमान होता है। ये उसमें जोड़ा गया है। लेकिन आपको मालूम होगा कि जवाहरलाल नेहरू जी ने वहां कुछ न कुछ भोजन बनाना शुरू किया। बात श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी तक पहुंची। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने शुरू दिन से इस पर हमला बोला कि जब कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर हो चुका है, 15वां राज्य घोषित जम्मू कश्मीर हो चुका है, सभी राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर भी राज्य बन चुका है, तो अब कोई जरूरत नहीं है कि कोई स्पेशल दर्जा दिया जाए। लेकिन आपको मालूम है कि नेहरू जी और शेख अब्दुल्ला के समय खिचड़ी पक रही थी, और इस खिचड़ी में पकने में क्या था कि हम उसको विशेष दर्जा देंगे। उस विशेष दर्जा को देने के लिए संविधान सभा में आर्टिकल 370 को रखने का काम किया गया। मुझे जहां तक याद पड़ता है कि इसको अयंगर साहब ने उस समय रखा है, और उस समय उन्होंने कहा दिस इज ए टेम्पररी फेज, ये टेम्पररी है धारा 370, दिस विल गो। ये क्योंकि जम्मू कश्मीर अभी एग्जिस्टेंस में, उसकी विधानसभा नहीं है, इसलिए हम ये धारा 370 दे रहे हैं, एंड दिस विल गो। इस तरह की बातचीत उस समय नहीं थी। लेकिन शेख अब्दुल्ला के इरादे कुछ और थे, और जवाहरलाल नेहरू जी का उनको प्रोत्साहन देने के इरादे कुछ और थे। क्या हुआ कि हिंदुस्तान का भी प्रधानमंत्री और जम्मू कश्मीर का भी प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान का भी झंडा और जम्मू कश्मीर का अलग झंडा, भारत का संविधान भी, और जब तक उसको जम्मू कश्मीर रेटिफाई न करे तब तक वो संविधान का अंग न बने, और जम्मू कश्मीर का संविधान अलग। अभी धारा 370 समाप्त होने के बाद हमने अपने उसमें सोशलिस्ट शब्द जोड़ा संविधान में। जम्मू कश्मीर की संविधान में सोशलिस्ट शब्द नहीं उन्होंने जोड़ा। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने उसी समय जब ये बीज बोया जा रहा था, उसी समय इसके बारे में जानकारी हासिल कर ली थी, और बड़े मुखर होकर के उन्होंने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जवाहरलाल नेहरू को चिट्ठी लिखी, और जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ शेख अब्दुल्ला को चिट्ठी लिखी, और ये कहा कि 2 वजीर आजम नहीं रह सकते, 2 संविधान नहीं रह सकते। और जवाहरलाल नेहरू को कहा कि आप जो कर रहे हैं इसके बारे में जो भी आपके मन में विचार है वो आप पार्लियामेंट में रखिए, देश जानना चाहता है, देश समझना चाहता है।
न शेख अब्दुल्ला ने जवाब दिया, न उस समय के भारत के प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, न श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बुलाया, न ही उनसे गुफ्तगू की, न ही उससे चर्चा की, और बिना चर्चा के उस तरफ अग्रसर हो गए। और इसी अग्रसर होने में धारा 370 लगा। हमारी सेवाओं में सिर्फ रोड्स बनाना, डिफेंस की सर्विसेज, बाकी सारी की सारी सर्विसेज का विषय कानून बनाने का अधिकार जम्मू कश्मीर को चला गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जब 35 करोड़ हिंदुस्तानी, जिसमें 4 करोड़ मुसलमान हैं, वो अगर पूरे आन बान शान के साथ भारत में रह सकते हैं, तो 25 लाख मुस्लिम वो श्रीनगर में एक साथ सुकून के साथ क्यों नहीं रह सकते हैं? इसका जवाब हमको मिलना चाहिए। क्या दिक्कत है? और जब महाराजा हरि सिंह ने सारी की सारी भूमि एक्सेशन कर ली है, तो इसके बाद कहां से सवाल आता है? शेख अब्दुल्ला ने जवाब नहीं दिया, जवाहरलाल नेहरू जी ने जवाब नहीं दिया। उसके बाद पटना में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं ये परमिट राज को तोड़ने के लिए चलूंगा। भारतीय जनसंघ के वो संस्थापक अध्यक्ष थे, हम सबको मालूम है। 8 मई को वो पटना दिल्ली से चले ट्रेन में, उनके साथ बलराज मधोक भी थे, अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, बाकी लोग भी थे। रास्ते में हर कोई उनको देखने के लिए उमड़ा। एक नजर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एक नजर। और मुझे जहां तक बताया गया कि अमृतसर के आसपास पहुंचने के पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलराज मधोक को वापस भेज दिया और ये कहा कि तुम देश में इस लड़ाई को, इस आवाज को तेज करने के लिए तीव्र गति से लगो, सारी पार्टी को झोंको, सारी पार्टी उसमें लगे, और इस काम को तुम जाकर के दिल्ली में इसको अंजाम दो, इसको आगे बढ़ो। वो 8 तारीख को चलते हुए 11 तारीख को वो लखनपुर बॉर्डर पर जम्मू कश्मीर में पहुंचे। वहां पर भी उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को कहा कि अब तो ये मुझे अरेस्ट करेंगे, तो इनर लाइन परमिट की बात थी, तो वो परमिट राज के खिलाफ ही लड़े थे। और नारा क्या था? एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 विधान नहीं चलेगा। इसी बात की लड़ाई लड़ी। तो वो परमिट के विषय का जब आया तो लखनपुर में अरेस्ट कर लिया गया। हम सब लोग जानते हैं उस समय मैंने अटल जी को संदेश दिया कि अब तुम भी लौट जाओ और जाओ, मेरा संदेश सब लोगों को, सारे लोगों को, और हम ये लड़ाई जारी रखेंगे और हम जम्मू कश्मीर की लड़ाई को जीत हासिल करेंगे। इधर देश में जगह जगह पर आंदोलन शुरू हो गए, प्रदर्शन शुरू हो, लड़ाई शुरू हो। लड़ाई यानी प्रजातंत्र, एक अपने हक की लड़ाई शुरू। हम सबको मालूम है कि उनको वहाँ अरेस्ट कर लिया गया, अरेस्ट करके उनको श्रीनगर ले जाया गया और श्रीनगर ले जाकर के और उनको जेल में डाल दिया गया। हम सब ये भी जानते हैं कि 23 तारीख रहस्यमय तरीके से, यानी 11 मई को वो अरेस्ट हुए थे, 8 मई को दिल्ली से चले थे, 11 मई को अरेस्ट हुए थे, 23 जून आज के दिन 1953 लगभग 11 बजे ये डिक्लेयर किया गया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं रहे। उनकी डेथ 5 घंटे पहले हो चुकी। वो उनको अस्पताल में भर्ती किया गया। कोई रिकॉर्ड नहीं था कि अस्पताल में कब भर्ती किया गया, कोई रिकॉर्ड नहीं था कि किस कारण से भर्ती किया गया, कोई रिकॉर्ड नहीं था कि उनको क्या बीमारी लगी। एक रहस्यमय तरीके से श्रीनगर में उन्होंने अंतिम सांस ली और वो बलिदान। हम सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि खंडित भारत का अखंडता के लिए लड़ता हुआ श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पहला बलिदान था। पहला। इसलिए मैंने कहा वो विचार थे, वो व्यक्ति नहीं थे, विचार थे। उन मुक्त विचारों के साथ और अनकॉम्प्रोमाइजिंग उस विचार के प्रति उनकी प्रखर, सबको मालूम है। मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब पत्रकार ने शेख अब्दुल्ला से पूछा, जब उनकी बॉडी श्रीनगर के एयरपोर्ट से कलकत्ता के लिए रवाना हो गई, तो शेख अब्दुल्ला ने कहा, आई हैव गॉट नो कमेंट्स टू गिव। आप सोचिए
आप सोचिए कि कितना इनह्यूमन और कितना, जिसे कहते हैं कि बैर रखने वाला मन एक नेता का स्पष्टता से दिखता है ये बात। इतना ही नहीं, 11 मई के और 23 जून के बीच में जवाहरलाल नेहरू 5 दिन के लिए शुरू झारियाकांड। न शेख अब्दुल्ला ने जवाहरलाल नेहरू से श्यामा प्रसाद मुखर्जी की चर्चा की, न ही जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला से हाल पूछा। बाद में उन्होंने चिट्ठी लिखी कि आप दिल्ली ले जाना चाहते हैं तो आप ले जाए, उसका जवाब नेहरू ने नहीं दिया। ये देश की घटनाएं हैं ऑन रिकॉर्ड। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की माता जी ने देवासान के बाद, बलिदान के बाद जवाहरलाल नेहरू जी को चिट्ठी लिखी और ये कहा कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। आज भी जवाहरलाल नेहरू जी ने क्यों नहीं इंक्वायरी की? जो रहस्यमय तरीके से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हुआ था, उनकी जीवन लीला समाप्त हुई थी, यह भी जवाहरलाल नेहरू के न करने का एक बहुत बड़ा रहस्य है।